हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको देता है एकदम फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई टेंशन मत लो, हम आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। सारी क्लासेस के भाई कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम के। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भी भाई बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। राइट, सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम आपको प्रोवाइड करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ साथ भाई कंप्लीट कोर्स आपको देते हैं एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग, सारी कुछ चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और जैसे कि आपको पता है मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ तो आपको क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कराती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू। तो बस क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल से आपको जुड़े रहना है और कहीं नहीं जाना है, यहीं बने रहना है क्लास में। और क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। फटाफट से लाइक शेयर कर दो आज की इंटरेस्टिंग सी क्लास को। और आपको ये भी बता दो स्टूडेंट्स की, यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट ऑल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए आज क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी क्लास 11 की, दैट यू नो। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है ना, ऑन गोइंग अभी ये चैप्टर। नाम क्या है भाई इस चैप्टर का, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। भाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देख रहे हैं। पिछली जो क्लास थी भाई थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, जिसने पढ़ा है उसको तो पता ही होगा, नहीं पढ़ा तो भाई बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताए थे, कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताए थे, है ना। अकाउंट्स के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे, और उन क्लासिफिकेशन के अंदर क्या रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के, वो सारा कुछ आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन मैं करा चुकी हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको लाइफ टाइम वो चीज हमेशा काम आएगी जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है जो मैंने पढ़ाए, और इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं डेबिट करने के, क्रेडिट करने के, वो हर चीज मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो यदि नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना, आगे तक काम आएगा, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी बिल्कुल आपको काम आएगा। तो देख लो भाई आज का टॉपिक लाई है मैम आपके लिए। मैम आज लेकर आई हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी पिछली क्लास में क्या देखा था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, आज लेकर आई हूँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आज इनको भी डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो पूरे अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही बनाने हैं, ठीक है ना। लाइफ टाइम जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे हर चैप्टर में बस आपको अकाउंट्स ही बनाते रहना है, अकाउंट्स ही बनाना है। तो पता भी तो होना चाहिए क्या डेबिट करना है, क्योंकि आपको पता है हर अकाउंट के दो आप कह सकते हो दो पार्ट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो उसमें पता होना चाहिए डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। तो आज वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताऊंगी अकाउंट्स के, उसके अंदर बहुत सारे आज रूल्स बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत आपकी आईएमपी क्लास है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है, क्योंकि आज ये सीख लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बताऊंगी कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट कर दे दिया इंट्रोडक्शन, सब कुछ समझ आ गया, लाइक शेयर कर दो फटाक से, सो दैट हम क्या करें, क्लास का शुभारंभ करें। चलो तो लाइक शेयर हो गया है, तो आ जाइए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं। सो अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरीज में आपका क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 5 कैटेगरीज है। तो आ जाओ देख लो कौन कौन सी है वो 5। ये है भाई वो 5, ये है वो 5। पहली क्या लिखी है, देखो भाई, असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये आपके 5 तरीके के मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होते हैं। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आएगा, या तो वो ट्रांजैक्शन असेट से रिलेटेड हो रहा होगा, या वो लायबिलिटी से रिलेटेड, या कैपिटल से रिलेटेड, या रेवेन्यू, या फिर एक्सपेंस से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। तो उस ट्रांजैक्शन को आपको इन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। अब ये शब्द जो भी लिखे, जो वर्ड्स लिखे, ये कोई नए तो नहीं लग रहे ना किसी को, कोई है यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट जिसको नया कुछ लग रहा हो। असेट मतलब जानते ही हो आप, असेट मतलब वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। मतलब
फॉर एग्जाम्पल अभी तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में मिला, भाई अभी तो मिल ही रहा है, जैसे कि मशीन है, बिल्डिंग है, अभी तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, अभी भी मिल रहा है, लेकिन बाद में फ्यूचर में भी मिलेगा। भाई मेरे पास अगर प्रॉपर्टी है, मेरे पास बिल्डिंग है, तो फ्यूचर में भी तो बेनिफिट मिलेगा। कल को यदि बेचने जाऊंगी तो डबल रेट पे बिकेगी वो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट तो हमेशा इंक्रीज होते हैं ना। तो लाइकवाइज असेट वो है जो अभी तो बेनिफिट दे रहा है, फ्यूचर में भी देगा। ठीक है मैम। लायबिलिटी क्या है? बर्डन, ऑब्लिगेशन, भाई उसका कर्जा चुकाना है, बैंक से लोन लिया है वो देना है, इससे उधारी पे सामान लिया था ये देना है, तो ये क्या है? लायबिलिटी। फिर है कैपिटल, भाई जो पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी जो आपने बिजनेस में लगाया है, जो पैसा बिजनेस में लगाते हो वो कैपिटल होता है। और रेवेन्यू क्या है? भाई जो पैसा आ रहा है, जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, इनकम हो रही है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। और एक्सपेंस मतलब खर्चे, भाई बिजनेस में सिर्फ पैसा आता ही नहीं है, जाता भी है। कैसे? क्योंकि खर्चे भी होते हैं बिजनेस में, भाई बिजनेस में सैलरी देना है, परचेज करना है, इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो ये सब खर्चे हैं जो बिजनेस को देना होता है। तो ये हो गया एक्सपेंस। तो ये अकाउंट्स में ये सभी चीजों के बारे में डिटेल लिखी जाती हैं। ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब आप बोलोगे कि मैम कोई एसेट आ रहा है तो क्या डेबिट करें कि क्रेडिट करें, कोई एसेट जा रहा है तो डेबिट करें कि क्रेडिट करें, हम कोई रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है तो क्या करें, रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है तो हम क्या करें, हम एक्सपेंस खर्चा कर रहे हैं तो डेबिट करें क्रेडिट, ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अकाउंट तो बना दिया, परंतु डेबिट क्या करें, क्रेडिट क्या करें, इंक्रीज हो रहा है कुछ तो करें, डिक्रीज, तो भाई अभी बता दूंगी। एक एक अकाउंट उठाते हैं, है ना, एक एक अकाउंट उठाते हैं, पहले उसको समझते हैं क्या है क्या नहीं, उसका पहले डेफिनेशन, मीनिंग, एवरीथिंग हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद रूल सीखेंगे कि उस अकाउंट में क्या रूल फॉलो करना है, वो पूरे रूल हम सीखेंगे। तो आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। पहला देख लो, सबसे पहला क्या है? असेट अकाउंट है, तो आ जाओ सबसे पहले ले आते हैं असेट अकाउंट। ये ऊपर है आपका असेट अकाउंट, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है ये आपका असेट अकाउंट? तो देखो, असेट अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब जो आपकी रिसोर्सेज है जिससे आप बिजनेस चला रहे हो, जो आपको बेनिफिट दे रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। जैसे कि बिजनेस में कोई लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, बिजनेस का कोई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मतलब समझते हैं ना कि जहां हमारा कुछ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, या जहां हमारा बिजनेस का कोई प्लांट होता है ना कि भाई यहाँ हमारा एक प्लांट है, यहाँ प्लांट है, जहां हमारा काम चल रहा है, या तो हमारी कोई इंडस्ट्री खुली हुई है जहां हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज, तो वो है हमारी प्लांट। और मशीनरी तो आपको पता ही भाई, जिस चीज से प्रोडक्शन होता है वो मशीन है, तो ये सब क्या है? असेट है। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। भाई फर्नीचर भी होता है हमारे पास, हमारे ऑफिस में, हमारे कंपनी में फर्नीचर भी होता है। पेटेंट्स, जो कि आपको पता है ये क्या है? हमारे एक इंटेंजिबल असेट है। उसके बाद इन्वेंट्री, जो प्रोडक्ट्स हमने बना के रखे हैं ना बेचने के लिए, सेल्स करने के लिए, वो हमारी इन्वेंट्री है। बैंक और कैश भी हमारे लिए असेट है ना भाई, बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, मेरे लिए असेट है, उससे मुझे बेनिफिट जरूर मिलेगा, या तो मैं इसको यूज करके कुछ खरीद सकती हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या बैंक खुद ही मुझे इंटरेस्ट दे देगा यदि एफडी वगैरह करवा लेती हूँ, तो उससे मेरा पैसा बढ़ेगा, तो मेरे लिए असेट है। और कैश, जो मेरे हाथ में या जो मेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, ये भी असेट है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी असेट के अंतर्गत आती हैं। इन सब से रिलेटेड हम अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग है, भाई कभी लैंड मतलब हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेची, जो भी है, बिल्डिंग का किराया आ रहा है, जो भी चीजें हैं सब कुछ बिल्डिंग के अकाउंट में लिखेंगे। मशीनरी के अकाउंट में भी लिखेंगे, मशीन खरीदी, मशीन बेची, मशीन में रिपेयर करा दिया, या मशीन में टूट फूट हो गई, या मशीन में ऑयलिंग करा दी, है ना, जो भी चीज कराई है मशीन अकाउंट में लिखो। वैसे ही सेम फर्नीचर अकाउंट में उससे रिलेटेड चीज लिखो, बैंक और कैश के अकाउंट में उससे रिलेटेड चीजें लिखो। तो ये क्या हो गया? असेट। जब भी इनसे रिलेटेड अकाउंट बना रहे हो तो वो आपका असेट अकाउंट कहलाएगा। अब रूल सुन लो, इस अकाउंट को जब बनाओगे तो क्या रूल फॉलो करोगे? आ जाओ वो रूल पढ़ लो। देखो, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन से लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो इसको। क्या लिखा है? डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। यदि आप असेट का अकाउंट बना रहे हो, कोई भी असेट है बिजनेस का, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, मेंशन किए हैं यहाँ पे, तो यदि इन पर्टिकुलर किसी भी चीज का कोई भी असेट है जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, तो क्या करना है? यदि वो असेट इंक्रीज हो रहा है ना, यदि वो असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट साइड लिखो। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, रटना नहीं कि बस ये लाइन लिख ली और रटी, डेबिट द क्रेडिट द, ऐसे रटना नहीं। समझो क्या बोल रही हूँ। देखो, यदि कोई भी असेट है, फॉर एग्जाम्पल आपने चूज किया है कि मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है, क्या? मशीनरी अकाउंट।
ये आपने चूज किया, मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो क्या लिखा है, डेबिट द इंक्रीज। यदि फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी खरीदी, मेरे पास मशीनरी इंक्रीज हो गई ना, मेरे कंपनी में मशीन आ गई, तो इंक्रीज हो गया है तो डेबिट करो। आपने मशीन खरीदी तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करो। वहीं यदि कुछ डिक्रीज हो रहा है मशीन से रिलेटेड, मान लो मैंने मशीन बेच दी तो मशीन चली गई, भाई डिक्रीज हो गया, कम हो गई मशीन, तो उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर। सिमिलरली मान लो मशीन में मैंने रिपेयर किया, भाई मेरे पास से पैसा कम हो गया ना, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है कुछ। ठीक है, तो कुछ भी हो, यदि आपका मशीन अकाउंट में मशीन से रिलेटेड कोई चीज इंक्रीज हो रही है डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रही है क्रेडिट कर दो, बस यही याद रखना है। देखो मैं जानती हूँ ये सारे रूल्स है, इतने आसानी से याद करना हो, मतलब इतने आसान तो है नहीं इनको याद करना, और मैं बोलूंगी भी नहीं कि ये रट लो, रटना तो है नहीं। तो मेरे एक बात सुनो, लास्ट में इस क्लास के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे ये रूल्स आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छी सी ट्रिक बता दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ देखो टोटल 5 अकाउंट है, 5 के 5 रूल हैं। ठीक है, तो 5 रूल को मैं मान रही हूँ आप समझ रहे हो कि आप हर चीज मैंने आपको बोली कि समझना है, लेकिन मैं जानती हूँ एकदम से सारी चीजें आप नहीं याद कर पाओगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी जिससे ये रूल्स आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। उस ट्रिक को यदि आपने फॉलो कर लिया या उस ट्रिक को आपने आज समझ लिया तो जिंदगी भर आपको ये रूल्स हमेशा याद रहेंगे। कोई सा भी आपसे अकाउंट बनवा ले आप आराम से बना दोगे, क्योंकि रूल्स याद रहेंगे। जब तक रूल्स नहीं याद रहेंगे आप अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्या है, यदि असेट में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, असेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, अभी अकाउंट्स भी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना, वहां मैं आपको अकाउंट्स भी बनाना सिखाऊंगी, तो ये सब जो पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सब कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो क्वेश्चन में करके भी बताऊंगी। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जब तक नहीं समझाऊंगी तब तक क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो अभी समझ लो, क्वेश्चन कराऊंगी तो ये सब कुछ सारे रूल्स वूल्स सब अप्लाई करना सिखा दूंगी। ठीक है, तो आ जाओ अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड कौन सा अकाउंट है आपका, लायबिलिटी का अकाउंट है। लायबिलिटी तो मैंने बता दी, जैसे कि ऑब्लिगेशन है, बर्डन है, तो ये लायबिलिटी का अकाउंट है। इसमें क्या करते हैं, देखो पहले तो इसका मतलब देख लो। लायबिलिटी अकाउंट आर अकाउंट ऑफ लेंडर्स, मतलब जिन्हें हमें पैसा देना है, ठीक है वो, या फिर क्रेडिटर फॉर गुड्स, जिनसे हमने गुड्स खरीदे थे वो हमारी उधारी है जिनके पास, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चे जो अभी तक हमने नहीं दिए, हमें देना था हमने अभी तक नहीं दिए, हमारे लिए वो आउटस्टैंडिंग हो गए, तो ये सब लायबिलिटी। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल सुन लो। रूल क्या है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, डेबिट द डिक्रीज, यदि लायबिलिटी कम हो रही है ना, सुनो, यदि लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करो, और यदि लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करो। अब देखो यहाँ पे डेबिट इंक्रीज, अगर इंक्रीज है तो डेबिट करो, यहाँ कह रहा है डिक्रीज है तो डेबिट करो, तो कंफ्यूजन तो होती है, समझ सकती हूँ भाई, मैंने भी 11th क्रॉस करी है, मैं भी 11th में थी जब आपकी एज में, तो मुझे भी दिक्कत होती थी कि यार कभी बोलते हैं इंक्रीज को डेबिट करो, कभी बोलते हैं डिक्रीज को डेबिट करो, भाई करना क्या है, कोई एक चीज बोल दो। तो देखो अकाउंट से भाई, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि कहीं बोलते हैं डेबिट को इंक्रीज में मतलब कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, कभी बोलते हैं कुछ चीज डिक्रीज है तो डेबिट कर दो, लेकिन डोंट वरी, अभी ट्रिक लाऊंगी जस्ट क्लास के एंड में, बढ़िया सी ट्रिक बता दूंगी, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, आखिरी में ट्रिक बताऊंगी तो सब यूं याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो रूल समझ आ गया, यदि लायबिलिटी डिक्रीज होती है, कोई भी लायबिलिटी, जैसे मान लो मुझे सामने वाले को उधारी, मतलब सामने वाले को पैसा देना था, ठीक है, मेरे पास क्या मतलब मैंने उसकी उधारी करके रखी थी, मुझे उसे पैसा लौटाना था, मैंने लौटा दिया, तो क्या हो गया, मेरी उधारी कम हो गई, डिक्रीज हो गई मेरी उधारी, तो उसको मैं डेबिट पे रिकॉर्ड करूंगी। और यदि मैंने पहले से उधारी थी अब और उधारी कर ली तो मेरी उधारी तो और बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा सा समझ लो, राइट। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप के अकाउंट, असेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई? देखो अभी समझ में तो आ गया ना, मैं मान रही हूँ अभी रूल्स आपको इतने जल्दी याद नहीं होंगे, बट अभी ट्रिक बता दूंगी तो हो जाएंगे, लेकिन बस समझ में तो आ गया ना, क्या इंक्रीज पे क्या डेबिट होगा, क्या डिक्रीज पे कब क्रेडिट होगा, सबको समझ आ गया ना? क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का। लाइक शेयर कर दो, फिर अगला अकाउंट देखते हैं, तीसरा अकाउंट देखते हैं, फटाफट से फटाफट लाइक शेयर कर दो, फिर मैं आपको तीसरा बढ़िया सा अकाउंट पढ़ाती हूँ, उसका रूल बताती हूँ। फिर कर दिया, लाइक शेयर कर दिया, चलो आ जाओ। तीसरा देखो, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब मैंने बता दिया कि जो बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया है, पूंजी जो लगाई है, उसे कहते हैं कैपिटल। तो इसका भी अकाउंट बनता है ना कि भाई कब कैपिटल आई, कैपिटल में से कितना पैसा ओनर ने निकाल लिया, इससे रिलेटेड भी फिर हमें जानकारी कहाँ लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। सो देखो यहाँ क्या लिखा है,
दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर है ना, प्रोप्राइटर मतलब ओनर ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोप्राइटर मतलब ओनर और पार्टनर मतलब जो बिजनेस में पार्टनर होते हैं ना भाई, कई बार बिजनेस को एक अकेला इंसान नहीं चलाता, 3-4 लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। सुना होगा ना, ये पार्टनरशिप में बिजनेस है, ये लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपने आसपास सुना होगा। नहीं सुना तो आज सुन लो कि जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एक बिजनेस को 3-4 लोग मिलके चलाते हैं। तो यदि वो पार्टनर, तो भाई वो भी तो पैसा लगा रहे हैं ना, बिजनेस ऐसे थोड़ी चलाएगा। फिर चारों लोग, जैसे 4 पार्टनर हैं तो चारों लोग मिलके पैसा लगाते हैं उस बिजनेस में और फिर उस बिजनेस को रन करते हैं, तो वो पार्टनर भी एक तरीके से ओनर ही हो गया। फिर who have invested amount in the business, तो जो भी पैसा वो लोग बिजनेस में लगा रहे हैं वो कैपिटल कहलाती है। इट इंक्लूड बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट, इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है, कैपिटल तो आएगी, जो पैसा लगाया है वो तो इंक्लूड होगा ही, इसके साथ साथ जो ड्रॉइंग्स यदि कोई करता है, कोई मतलब पार्टनरी जो ओनर है या पार्टनर है वो ड्रॉइंग भी करता है। ड्रॉइंग मतलब क्या होता है समझते हो, ड्रॉइंग मतलब जो ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है, आपने बिजनेस में लगाया, इतना पैसा आपने बिजनेस में लगाया। अब जो ओनर है वो क्या करता है, कुछ पैसा ना, इतना पैसा जो है वो निकाल लेता है। क्यों निकालता है, पर्सनल यूज के लिए, भाई खुद के खर्चे के लिए निकाल लेता है। होगा उसका कोई खर्चा, उसके घर में पार्टी वार्टी होगी, शादी होगी, उसने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, तो ये जो पूरा पैसा था उसका बिजनेस में, उसमें से तो थोड़ा सा पैसा उसने निकाल लिया, उसे कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग काय में से करी, वही कैपिटल में से ही तो करी, इसलिए इसमें कैपिटल और ड्राइंग दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका रूल सुन लो, क्या रूल होता है उस पर हम जरा थोड़ा सा फोकस मार लेते हैं फटाफट से। चलो, तो रूल कहता है आपसे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है, डेबिट द डिक्रीज, यदि कैपिटल कम हो रही है, जैसे कि आपने अभी ड्राइंग करी तो कैपिटल कम हो गई ना, देखो अभी पिछला केस में देखा ना, फिर से देख लो भाई, ये देखो ये पिछला केस था, इसमें अब आपने यदि इतना पैसा निकाल लिया तो अब बिजनेस में कितना बचा, मात्र इतना ही बचा ना, ये तो आपने निकाल लिया है ना, ये तो आपने निकाल लिया, तो अब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है सिर्फ इतना ही पैसा बचा अब आपके पास। ठीक है, तो यदि पैसा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्या पैसा, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। पैसा यदि कम हो रहा है बिजनेस में से, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो, और यदि बढ़ रही है कैपिटल, है ना, इंक्रीज हो रही है यदि कैपिटल, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो। अब इंक्रीज कैसे होती है भाई, ओनर ने सोचा कि यार थोड़ा पैसा आया है, इतना पैसा और आया है, इसको और बिजनेस में लगा दो, तो इसने इतना पैसा और बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस का पैसा बढ़ गया। ठीक है, तो यदि पैसा बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगेन वही रटो मत, ट्रिक बताऊंगी, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। थर्ड वाला समझ आ गया, कैपिटल अकाउंट, यदि कैपिटल कम होती है तो डेबिट कर दो, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा रूल और सिंपल सा इसका मीनिंग। क्लियर, समझ आ गया। चलो अब आ जाओ किस पे, फोर्थ वाले पे। फोर्थ क्या कह रहा है आपका, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू मतलब जो पैसा बिजनेस में आता है, जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहा है, जिससे बिजनेस को इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, चाहे उसने सेल करके कमाया हो, या उसको कहीं से कमीशन मिला हो, उसको कहीं से रेंट मिला हो, या कहीं से इंटरेस्ट मिल गया हो, कुछ भी, किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है, बस आना चाहिए भैया पैसा, चाहे वो कैसे ही आए, कैसा भी आए, रेवेन्यू मतलब पैसा आना चाहिए बस। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन, चाहे वो आपकी कैसी भी इनकम हुई हो और जो भी गेन हुए हो वो सब आपके रेवेन्यू कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि सेल, भाई जाहिर सी बात है, यदि मेरी कंपनी है जो पेन बनाती है, तो यदि मैं पेन बेचूंगी, सेल करूंगी पेन की, तो भाई पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट यदि मुझे रिसीव हो रहा है, सपोज करो ये पेन बनाने के लिए मुझे कुछ प्लास्टिक चाहिए, इंक या जो भी चीज़, इसमें इंक तो खैर नहीं है, ये तो वैसा वाला पेन है, तो इसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें, जैसे प्लास्टिक मटेरियल और व्हाटएवर जो भी इसमें यूज़ हुआ हो, तो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए इसको बनाने के लिए, जैसे मुझे सपोज प्लास्टिक चाहिए क्योंकि इसमें प्लास्टिक की कोटिंग है, तो यदि मुझे प्लास्टिक चाहिए तो मैंने खरीदा, प्लास्टिक रॉ मटेरियल है वो मेरे लिए, मैंने खरीदा, जिससे मैं खरीद रही हूँ उसने बोला चलो आपको 20% डिस्काउंट पे दे देंगे हम, तो मेरे लिए क्या हो गया, तो अच्छी बात होगी ना। पहले मुझे कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ा था, मुझे 20% डिस्काउंट मिल गया, कम मिल गया तो मुझे डिस्काउंट मिला, तो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से रेवेन्यू हो गया ना भाई, मेरा पैसा बच गया, एक्स्ट्रा खर्च होने वाला था, मेरा पैसा बच गया, 20% बच गया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, है ना। डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, यदि मुझे ब्याज मिल रहा है, सपोज कर लो
कि कोई मेरा दोस्त था, कोई फ्रेंड था जिसको मैंने पैसा दिया, उधार पे पैसा दिया, वो मुझे हर महीने इंटरेस्ट दे रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया, तो वो इंटरेस्ट। उसके बाद कमीशन यदि मुझे मिलता है, कमीशन यदि मुझे मिलता है, कमीशन होता है ना कि मान लो किसी दूसरे की कंपनी थी, मैं उसके प्रोडक्ट्स को बेचती हूँ, मतलब उसके प्रोडक्ट्स उसके हैं, कस्टमर उसके अलग हैं, मैं बस मीडिएटर बन के क्या करती हूँ, उसके प्रोडक्ट्स को बेचती हूँ, मार्केट में कस्टमर तक पहुँचाती हूँ, तो मैं एक मीडिएटर हो गई, और वो क्योंकि बीच में हो गई मैं, तो वो मुझे कमीशन देगा। मैं उससे क्या लूंगी, कमीशन की, भाई देखो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को मैं बिकवा रही हूँ तो मुझे कमीशन तो देना पड़ेगा तुम्हें, तो वो कमीशन यदि मुझे मिल रहा है तो भाई क्या हो गया, मेरे लिए रेवेन्यू हो गया ना। मतलब किसी भी तरीके, कहीं से भी आए, कैसा भी आए, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू। उसके बाद बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड मतलब, पहले तो बैड डेब्ट बताओ, उसके बाद रिकवर्ड। मैंने पढ़ाया है, देखो इनिशियल चैप्टर में जो मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी ना, वहां पे बताया था। बैड डेब्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे आपसे पैसे लेने थे, आपने मेरे से उधार पैसे लेके गए थे 50,000, याद है ना, उस दिन आपने मुझसे 50,000 रुपए लेके गए थे, ठीक है, मुझे आपसे पैसे वापस लेने थे 50,000, अब आप दे ही नहीं रहे हो, बहुत टाइम हो गया आप लौटा ही नहीं रहे हो, तो मैंने सोचा भाई ये तो गए 50,000, ये लो अब आप देने ही नहीं वाले, तो मैंने आपको सोच लिया कि यार आप तो बैड डेब्ट हो गए, आप तो बैड हो गए। डेब्ट मतलब जिसने उधार लिया हो, है ना। डेब्ट मतलब क्या होता है, जिसने क्या लिया हो, उधार। डेब्ट मतलब उधार, ठीक है, जिसने क्या लिया हो, उधार लिया हो। और बैड मतलब बैड, समझ रहे, बैड मतलब बेकार, वो उधार जो लेके गए थे, जिन्होंने उधारी करी थी, वो बेकार हो गए, अब वो पैसा देने के मूड में ही नहीं, अब आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो मैंने सोचा यार आप तो बेकार हो गए, आपकी उधारी बेकार गई, आप बैड हो गए, बैड डेब्ट हो गए मेरे लिए। लेकिन भाई 2-4 साल बाद आपको पता नहीं अचानक से याद आया कि यार मैम के पैसे देने थे 50,000, 5 साल बाद आप आ रहे हो मुझे देने, तो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाऊंगी कि यार मतलब कहाँ से, मैंने तो सोचा था तुम पैसे ही नहीं दोगे, पर कहाँ से पैसे लेकर आ गए तुम, तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो एक तो मेरे लिए क्या हो गए, अब आप बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गए, मैंने जो आपको बैड डेब्ट समझ लिया था, अब आप रिकवर हो गए, मतलब आपने पैसा मुझे वापस दे दिया, तो वो क्या हो गया, बैड डेब्ट रिकवर। तो मेरे को पैसा मिला, 50,000 मिल गया वापस, मेरे लिए क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई, मेरे लिए पैसा आ गया, इनकम हो गई मेरी। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल है किसके, रेवेन्यू के। आ रहा है समझ में। ये सब मैं इतना डीप में इसलिए पढ़ा रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि बस आपकी जैसे तैसे 11th निकल जाए, ये सब चीजें आगे तक काम आएंगी, ये आपका बेसिक बन रहा है, पता है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तब यदि आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तो तब आपको उस टाइम आपको 11th-12th की बुक खोल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं भी आपके दौर से गुजरी हूँ, मैंने भी कॉलेज किया है ना, तो मुझे बार बार जब फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठती थी तो वहाँ देखती थी बहुत सारे लोग 11th-12th की बुक खोल के पढ़ते थे, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं था। लेकिन मैं चाहती हूँ आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हर एक चीज आपको इतना डीप में बता रही हूँ विद एग्जाम्पल, ताकि सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं कि 11th निकल जाए, बस 11th में अच्छे नंबर मिल जाए, वो तो मिलेंगे ही सही, वो तो ठीक है, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आगे भी सोच के चलो। आज आपके पास समय है सिर्फ बेसिक बनाने का। 11th-12th का जो बेसिक होता है ना, ये जो 11th-12th में जो आप पढ़ते हो, ये बहुत आगे तक काम आता है, बहुत आगे तक, इसलिए अभी पढ़ लो तो कभी 11th-12th की बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना देखना आपके जो, यदि आपसे कोई बड़े भैया दीदी लोग हैं जो कॉलेज में है, वो अपनी 11th-12th की बुक खोल के बेसिक पढ़ते होंगे, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ पहले 11th-12th आपके लिए बहुत अच्छा चांस है अपना बेसिक क्या करने का, एकदम मजबूत करने का, ठीक है। इसलिए हर टर्म को अच्छे से समझना जरूरी है विद एग्जाम्पल। क्लियर। तो ये टर्म समझ आ गई, सारे एग्जाम्पल समझ आ गए, किसके थे ये, रेवेन्यू के, ठीक है, किसके थे, रेवेन्यू के एग्जाम्पल थे, जो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी चीज है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट में, और कहीं नहीं। अब इसका रूल सुन लो भाई, बहुत जरूरी है ये रूल। क्या कहता है इसका रूल, इसका रूल कहता है डेबिट द डिक्रीजेस, यदि आपका इनमें से कोई भी तरीके से यदि रेवेन्यू कम होता है, रेवेन्यू यदि कम हो रहा है, तो क्या करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है भाई, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और यदि किसी भी तरीके से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके पास पैसा ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है आपका रेवेन्यू, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या बताया मैंने, रेवेन्यू यदि कम हो रहा है, रेवेन्यू यदि डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो, और यदि रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड। क्लियर, ठीक है ना। अभी इससे पहले देखा था हमने कैपिटल में क्या देखा था, डिक्रीज यदि हो रहा है तो डेबिट, इंक्रीज यदि हो रहा है तो क्रेडिट, समझ गए। और यहाँ पे भी सेम वही रूल है, यदि डिक्रीज है तो डेबिट, यदि इंक्रीज है तो क्रेडिट। क्लियर, दोनों में एक ही रूल है, ये वाला समझ गए। 4th पॉइंट कौन सा था, रेवेन्यू अकाउंट, समझ आ गया। अब 5वें पे चले, ठीक है। अब 5वां अकाउंट देख लेते हैं।
आ जाओ, पांचवा क्या है आपका, एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंस मतलब खर्चे, है ना भाई, बिजनेस में पैसा आता ही नहीं है, जाता भी है बिजनेस से पैसा, ठीक है, खर्चे भी होते हैं बिजनेस के। जैसे कि आपके घर में पैसा आता है, आपके घर में पेरेंट्स की इनकम होती है, तो खर्चे भी होते हैं उनके, सिमिलरली बिजनेस के भी खर्चे होते हैं। सो दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस। तो बिजनेस चलाते हो, जब बिजनेस चलाएगा कोई ओनर है जो भी है, बिजनेस को यदि चला रहा है तो भाई इसको खर्चा तो होगा ही, और हो सकता है कभी कभी लॉस हो जाए। जरूरी नहीं है कि सभी के बिजनेस अंबानी जैसे तो है नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही कमाएंगे और इतना ज्यादा कमाएंगे, कई बार बिजनेस को लॉस भी हो जाता है। तो यदि लॉस है, कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा है, और यदि कोई लॉस है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर। अब उसके एग्जाम्पल देखो, परचेज। परचेज मतलब बिजनेस में आपने कुछ खरीदा, सपोज करो मेरा बिजनेस है ये पेन बनाने का, ये पेन बनाने के लिए मुझे मान लो कुछ प्लास्टिक चाहिए और जो भी इसमें यूज हो रहा है मटेरियल वो सारा मुझे चाहिए, मैं खरीद रही हूँ उसको, तो क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है मेरा, फ्री में तो कोई दे नहीं रहा, मेरा खर्चा हो रहा है, मेरा एक्सपेंस हो रहा है। तो यदि मैं परचेज कर रही हूँ रॉ मटेरियल या कुछ भी खरीद रही हूँ, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड होता है वो आपका एक्सपेंस अकाउंट में, यदि परचेज हो रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है वेजेस और सैलरीज। भाई मेरी कंपनी जो है, जो पेन बनाती है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, वर्कर है जो काम कर रहे हैं। तो वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, वेजेस और सैलरी में देखो, आज डिफरेंस समझ लो इसका, आपको हमेशा याद रखना है। वेजेस हम किनको देते हैं, डेली बेसिस वालों को, जो वर्कर होते हैं ना, जो डेली बेसिस पे आपसे पैसा लेते हैं। आपने देखा होगा लेबर होती है, जो आपके स्मॉल लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, उनको हम वेजेस देते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो वेजेस होते हैं ये डेली बेसिस पे देते हैं, ठीक है, और ये जो सैलरीज होती है ये हम मंथली बेसिस पे देते हैं। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। डेली बेसिस पे मतलब रोज जितना काम करोगे रोज के हिसाब से आपको पैसा मिलता है जब वेजेस के अंदर, और यदि मंथली बेसिस पे मतलब मंथ के हिसाब से, हर मंथ जो मिलती है वो सैलरी मिलती है। तो कंपनी के लिए वेजेस पे करना, सैलरी पे करना क्या है, खर्चे ही तो है एक तरीके से। तो ये भी कंपनी के लिए खर्चा है, वेजेस देना, सैलरी देना। तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, आपका एक्सपेंसेस अकाउंट में। उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है डेप्रिसिएशन, किसी भी असेट की वैल्यू कम होती है, समय के साथ साथ गिरती है। भाई मशीन खरीदूंगी, 5 लाख की मशीन खरीदूंगी तो 4 साल बाद वो 5 लाख की तो रहेगी नहीं, कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, भाई 3 लाख या 4 लाख बचेगी बस। तो ये क्या हो गया, 1 लाख जो घट गया अमाउंट, भाई 5 लाख की खरीदी थी, आज उसकी कीमत 5 साल बाद यदि देख रही हूँ तो 4 लाख आ रही है। तो ये जो 1 लाख है वो क्या हो गया, कम हो गया, डेप्रीसिएशन लग गया, वैल्यू कम हो गई। अब वो क्यों हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि भाई मैंने मशीन यूज कर ली, उसको 1 साल यूज कर लिया तो भाई उसकी वैल्यू गिर गई, उसको ऑलरेडी इतना यूज कर लिया, अब वो पहले जैसी तो रही नहीं। सिमिलरली यदि एग्जांपल दूं आपके मोबाइल फोन का, आप मोबाइल खरीदते हो तो वो 1 साल बाद उसका जो, यदि आप उसको बेचने जाओगे तो उतने का ही बिकेगा क्या, नहीं ना, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि आप उसको यूज कर चुके हो, या समय के साथ साथ आजकल वैल्यू भी गिर जाती है चीजों की, ठीक है। तो ये क्या हो गया डेप्रीसिएशन, जो क्या है कंपनी के लिए खर्चा ही तो हो गया ना, भाई 5 लाख की खरीदी थी, अब उसकी कीमत सिर्फ 4 लाख बची है, तो 1 लाख तो कंपनी को क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, कंपनी का घाटा हो गया, एक तरीके घाटा तो नहीं लेकिन खर्चा, एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, यदि डेप्रिसिएशन लग रहा है किसी भी एसेट पे तो वो आपका एक्सपेंस है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, यदि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं पेन बनाती हूँ, 100 रुपए में मेरा पेन बन के तैयार हो जाता है और मैं इसको बेचती हूँ 150 में, मेरा जो प्रॉफिट है कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, मेरा प्रॉफिट 50 है, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे डिस्काउंट देना पड़ रहा है सामने वाले को, मेरे को तो मेरा प्रॉफिट 50 निकालना था, लेकिन सामने वाली पार्टी मुझसे डिस्काउंट मांग रही है और मैंने चलो बोला चलो ठीक है, सेल्स बढ़ाने के लिए यदि मैंने डिस्काउंट दे दिया और मैंने 150 की जगह 130 में मेरा पेन बेचा, तो मेरा प्रॉफिट गिर गया, मेरा क्या होगा, प्रॉफिट गिर गया। तो इस केस में क्या होगा, मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, मेरे लिए एक एक्सपेंस हो गया, जो 50 प्रॉफिट था अब वो 30 पे आ गया, तो मुझे घाटा लग गया कितने का, 20 रुपए का, मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया, खर्चा हो गया मेरा, भाई मेरे को तो 50 प्रॉफिट कमाना था पर मेरा जो प्रॉफिट है वो मात्र 30 हो गया, है ना, 20 रुपए का मुझे घाटा लग गया, तो घाटा लगा तो क्या हो गया, भाई मेरा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। यदि देखो एक चीज समझना, डिस्काउंट यदि सामने वाली पार्टी मुझे दे रही है तो ये मेरे लिए रेवेन्यू है, और यदि मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना यहाँ क्यों एक्सपेंस है, जहां मैं 50 कमा रही थी अब वहां मैं मात्र 30 कमा रही हूँ,
तो 20 तो मेरे कम हो गए ना, मुझे तो 50 उस पर कमाने थे, मगर अब मैं 30 कमा रही हूँ, तो 20 तो मेरे हाथ से चले गए, मेरे हाथ से 20 रुपए चले गए, तो वो एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, डिस्काउंट के केस में कंफ्यूज मत होना। डिस्काउंट यदि आपको मिल रहा है तो रेवेन्यू है, लेकिन यदि डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्सपेंस है। ठीक है, याद रहेगी मेरी ये बात, है ना। और रेंट, भाई मेरी बिल्डिंग है, मेरी नहीं है, मैंने किराए से ली है बिल्डिंग, उसका हर महीने रेंट दे रही हूँ, क्या है मेरे लिए, क्या है रेंट देना, खर्चा ही तो है ना। रेंट देना क्या है, खर्चा। तो ये सभी क्या है, खर्चे हैं। यदि इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो कहाँ किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, वो एक्सपेंस अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड होगी। और उसका रूल भी सुन लो भाई, रूल क्या रहेगा यदि आप एक्सपेंस अकाउंट, भाई ये सब खर्चे हैं, इनके यदि अकाउंट बन रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट यदि बन रहे हैं, तो रूल देख लो, क्या रूल दिया है। चलो इसको थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। ठीक है, चलो, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द इंक्रीज। यदि खर्चे बढ़ रहे हैं, यदि कोई खर्चा है जो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो भाई उसको डेबिट के साइड पे रिकॉर्ड करो। कहाँ रिकॉर्ड करो, डेबिट के साइड। और यदि कोई खर्चा है जो कम है ना, खर्चा यदि कम हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है खर्चा, तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करो। ये आपका रूल कहता है, एक्सपेंस अकाउंट के अंतर्गत ये रूल कहता है कि यदि खर्चा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, खर्चा डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। क्लियर, समझ गए, रूल समझ गए, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो सारी चीजें समझ आ गई। क्लियर, ठीक है। वेजेस और सैलरी का डिफरेंस भाई याद रखना, ये वेजेस का डिफरेंस, ये आपकी सैलरी का डिफरेंस, इसको याद रखना। ठीक है, वेजेस जो डेली बेसिस पे आपने देखे होंगे ना, मजदूर जो होते हैं, जो आपके अपने जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ मजदूर आते हैं, मजदूर। ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे क्या लेते हैं, उनकी मजदूरी लेते हैं भाई, रोज का 1000 रुपए, रोज का 2000 रुपए, जो भी है, जिस भी तरीके से उनका रहता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो रोज के 500, कई लोगों को रोज के 500 मिलते हैं। ठीक है, तो वो मजदूर लोगों के लिए होता है डेली वेजेस, है ना, डेली बेसिस पे उनको वेजेस मिलते हैं। और सैलरी तो आपको पता ही है, हर महीने से आपके यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो काम करते होंगे, जिनको हर महीने सैलरी मिलती है 20,000, 30,000, 40, 50, जो भी है, 1 लाख रुपए, वटएवर, वो मंथली बेसिस पे होती है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, काम आएगा। क्लियर, मीनिंग समझ आ गई। अब बारी आ गई किसकी, ट्रिक बताने की। तो बस कान खोल लो, बिल्कुल अपने कान को बिल्कुल खोल लो, और बोलते ना कुर्सी की पेटी बिल्कुल बांध लो, है ना, क्योंकि अब बारी आई है किसकी, ट्रिक बताने की। अब ये रूल तो मैंने पढ़ा दिए, चलो इसको हटा दूं क्या, ठीक है, इसको हटा देती हूँ। अब रूल तो मैंने आपको सबके पढ़ा दिए, 5 अकाउंट भी बता दिए। यही है आपके टोटल 5 मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विद देयर रूल्स भी बता दिए और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बता दिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। अब बारी आई है रूल की। देखो 5 रूल्स मैंने बताए, अब इसकी ट्रिक बता दो मैम, याद कैसे रखें, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई इतना आसान नहीं है, ये सब समय के साथ साथ याद हो जाते हैं। जब आप आगे ग्रेजुएशन पीजी में तक पहुंचोगे ना, ये सब बहुत अच्छे से आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। लेकिन अभी तो 11th निकालनी ना मैडम, अभी तो 11th का बताओ। तो देखो इसके लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ एक बहुत अच्छी। क्या ट्रिक बताऊंगी, देखो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। चलो तो देखो जल्दी से इसको अच्छे से समझ लेना क्या ट्रिक है ना। देखो आपको बस इतना ही याद रखना है, सिंपल तरीके से बताऊं तो देखो हमने स्टार्टिंग में, देखो शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, एक बार आ जाओ। अच्छा ये 1 मिनट, शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, नंबर 1 से करी थी, असेट अकाउंट से। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी होगी डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज ये नोटिस कर ली होगी कि जो असेट अकाउंट है वो, और जो आपका ये जो एक्सपेंस अकाउंट है, असेट और एक्सपेंस, ये जो 2 अकाउंट है ना, इसमें ही सिर्फ होता है आपका डेबिट में डिक्रीज, मतलब यदि इंक्रीज यदि कोई है, मतलब कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट हो रही है। कहाँ पे, एक्सपेंस के केस में होता है ये, और कहाँ होता है, एक्सपेंस के केस में होता है और एक असेट के केस में होता है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो ए एंड ई, ए एंड डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ए एंड डी इज इक्वल्स टू डी आई, ठीक है। अभी सुनना है ना, कहानी पूरी सुनना। उसके बाद अदर्स इज इक्वल्स टू डी डी, बस इतना याद रखना है आपको, मात्र इतना यदि याद हो गया तो सारे रूल्स याद हो गए, इतना यदि याद हो गया तो सारे रूल्स याद हो गए। अब ये क्या है मैडम, ये कौन सी ABCD है, हमें भी तो बताओ। देखो पहले इसको पढ़ने का तरीका देखो, कैसे पढ़ते हैं इसको,
ए एंड ई डी आई, अदर्स डी डी। ठीक है, मतलब ए और ई क्या है, ए और ई डी आई है, ए और ई कौन है, डी आई है, और अदर्स मतलब बाकी के जितने भी हैं सब डी डी है ना, बाकी के सब डी डी हैं। क्या हुआ, क्या बोला मैंने अभी, ए और ई क्या है, ए और ई डी आई है, बाकी के सब डी डी है। ठीक है, अदर्स की जगह आप लिख लो बाकी के सब, तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, क्या लिख लो, अदर्स की जगह बाकी सब, है ना, बाकी सब। ठीक है, बाकी सब डी आई डी डी है। ठीक है, और इसको चलो और इजी बना दूं तो ऐसा लिख लो, ए और ई डी आई है। चलो अब समझ लो इसको, क्या लिख दिया मैंने, ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है, ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है। क्या मतलब हो गया इसका, समझ रहे हो, देखो अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स जो आपके, यदि असेट अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट है, ये ए और ई का मतलब असेट और एक्सपेंस। ठीक है, असेट अकाउंट और यदि एक्सपेंस अकाउंट है तो उसमें क्या करना है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है, मतलब डेबिट द इंक्रीज, समझ रहे हो, डेबिट द इंक्रीज। तो यदि डेबिट द इंक्रीज है तो ऑटोमेटिकली ये तो समझ जाओगे ना कि यदि डेबिट द इंक्रीज है तो क्रेडिट द डिक्रीज होगा, ये तो समझ जाओगे ना कि यदि डेबिट द इंक्रीज है तो क्रेडिट द डिक्रीज होगा। आगे का तो फिर यदि पहला एक पता चल गया तो आगे का तो भाई समझ ही जाओगे ना कि यदि डेबिट द इंक्रीज है तो क्रेडिट द डिक्रीज होगा, है ना, पहला हो गया। बाकी सब मतलब असेट और एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी बचे हुए तीन अकाउंट है, कौन कौन से, रेवेन्यू, लाइबिलिटी और एक और कौन सा हो गया आपका, रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये जो तीन अकाउंट हैं उसका क्या रूल है, डेबिट द डिक्रीज, डीडी मतलब डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। आगे का तो पढ़ लोगे ना, आगे का तो पढ़ लोगे। तो ये रूल है आपके कि ये जो दो अकाउंट है, असेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट, इसका क्या रूल हो गया, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। उसके बाद बाकी सब जितने भी बचे हुए तीन अकाउंट है उसका क्या रूल है, डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। समझ गए, यदि एक रूल आपको समझ आ गया कि बस ये डेबिट द इंक्रीज कहाँ है और डेबिट द डिक्रीज कहाँ है, जहाँ डेबिट द डिक्रीज है उसके बाद क्या है, क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, यदि यहाँ डेबिट हो रहा है डिक्रीज तो क्रेडिट ही होगा ना इंक्रीज, समझ रहे हो आप। ठीक है, पहला यदि पता चल गया तो बात का तो क्रेडिट कौन सा होगा वो तो आप बता ही दोगे। सिमिलरली यदि यहाँ क्या है, डेबिट द इंक्रीज, तो फिर डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, समझ रहे हो। और यदि नहीं समझ पा रहे हो तो फिर इसमें एक चीज और ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है। ठीक है, ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है। ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और देखो, यदि कोई स्टूडेंट है जो आगे का नहीं याद कर पा रहा है, आगे का फॉर्मूला नहीं समझ पा रहा है, आगे का रूल नहीं समझ रहा है, तो भाई फिर उसके लिए एक और दूसरी चीज देख लो। वो क्या कर सकता है, देखो ये आई, मैं इसको थोड़ा पास लिख देती हूँ, डी आई। ठीक है, वो क्या कर सकता है, ए और ई डी आई, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, सी डी। सी डी मतलब जैसे कि डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। वैसे तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि डेबिट द इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट द डिक्रीज ही होगा, क्योंकि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में डिक्रीज होगा। ऐसा तो है नहीं, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, भाई यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज ही होगा। ये तो शायद आप लगा ही लोगे, इतना कॉमन सेंस तो। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, डेबिट द डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, यदि वो पहले वाला नहीं समझ रहे हो तो इस तरीके से कर लो, तो फिर पूरा ही रूल आपको समझ आ जाएगा। क्या हो गया अब ये, ए और ई डी आई और सी डी, बाकी सब डी डी और सी आई। ठीक है, इससे ज्यादा इजी वो पहले वाला था। ठीक है, पहले वाला क्यों था, क्योंकि अब इसमें आप इतना याद नहीं रख पाओगे, इतना ज्यादा आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो बस क्या कर लो, इतना याद रख लो कि ए और ई डी आई है, बाकी सब क्या है, डी डी है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इस तरीके से यदि याद रखोगे तो कभी भी आप कोई सा भी रूल नहीं भूल सकते। पांचों रूल याद रहेंगे। कोई भी पूछ लेगा यदि असेट का बताना है तो बता दो भाई, असेट का क्या हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, डी और ई तो डी आई है, तो असेट का क्या रूल हो गया, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और बाकी के तीनों जितने भी है भाई, असेट और एक्सपेंस को छोड़ के बाकी के कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी, ये तीनों बच रहे हैं। इन तीनों का क्या रूल हो गया, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। सिंपल, हो गई ट्रिक, हो गए सारे रूल याद, पांचों रूल याद हो गए। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी, पांचों रूल याद हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो ट्रिक है इसको याद रखना,
इससे वाली जो पहले वाली थी ये ज़्यादा इजी है, मुझे तो ये वाली ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, मैंने आपको दोनों से, चलो एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, क्योंकि जिसको नहीं याद होगी वो इस तरीके से ही करेगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से लेना है। डन, ले लिया ना इसका। ठीक है, बाकी इसके पहले वाली जो थी दैट इज मोर इजी, अगर आप इसको अच्छे से बस समझ लो, है ना, ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ये ज्यादा आपकी सिंपल है। अरे हम पूर्ण विराम क्यों लगा रहे भाई, हम कोई शुद्ध हिंदी थोड़ी पढ़ने आए, है ना, हम क्यों पूर्ण विराम लगा रहे हैं। चलो, तो ये है बस आपकी ट्रिक, और कुछ भी नहीं। समझ गए? क्लियर? असेट और एक्सपेंस में डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, और बाकी के तीनों में क्या होगा, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। क्लियर? ठीक है भाई, ये तो जाहिर सी बात है कि जब डेबिट द इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, क्रेडिट द डिक्रीज ही हो रहा होगा ना। यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज ही होगा, और क्रेडिट साइड पे, और यहाँ डिक्रीज है तो यहाँ इंक्रीज ही होगा, और क्या होगा, यहाँ डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट होगा। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी बस ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो, ले लो फटाफट से। डन, ले लिया ना? क्लियर? तो ये इस तरीके से यदि याद रखोगे ना तो पांचों अकाउंट के रूल कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। बस ये याद, इसको लिख लेना, बस कहीं पे भी बड़ी सी हेडिंग में अपनी कॉपी में ऊपर लिख लेना, और बस इसको रीड कर लेना। ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है। ए और ई डी आई है, बाकी सब डी डी है। ठीक है, तो याद रखना इसको, जब भी क्वेश्चन करोगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाली क्लासेस में, लेकर आऊंगी क्वेश्चन। अभी आई थिंक आपका एक और कोई कॉन्सेप्ट बचा है जो मैं कल कवर कराऊंगी, जहां मैं आपको बताऊंगी अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर अकाउंट को बैलेंस करना आना चाहिए। यदि अकाउंट ही नहीं बैलेंस करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि हम अकाउंट को सिर्फ एक साल के लिए नहीं बनाते, हमारे जो अकाउंट है सालों साल चलते रहते हैं, तो इसलिए हम हर अकाउंट को साल के अंत में बैलेंस करते हैं। तो वो सब मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी नेक्स्ट वाली क्लास, जहां पे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट हम सीखेंगे। तो बस आ जाना यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, इसी टाइम पे आ जाना। ठीक है ना, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। पूरे आज हमने 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और रूल को याद कर लिया है। ट्रिक है, इसको याद रखना अच्छे से, तो हमेशा रूल्स ऑफ अकाउंट्स आपको याद रहेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स आपको याद रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, यहीं पे इसी जगह मिलेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ देखो, CBSE बोर्ड को तो कवर करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड के भी कोर्सेज हम कवर करते हैं। तो आप आराम से हमारे यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन स्टेट के जो बोर्ड्स हैं उनके कोर्सेज भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, नो चार्ज, नो फीस, नथिंग, नो एनी पेड सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं। फिर उसके साथ वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश या फिर क्रैश कोर्स तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन यदि आपको वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज लेना है तो वो भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ यदि बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है, सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एनी टाइम। अब कोर्स देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। 3 जगह हैं, 3 ऑप्शन है, कहीं पे भी जाके आप हमारे कोर्स बड़े ही आराम से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको रूल्स बताए, अकाउंट्स बताए, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे हमने और उनके रूल्स देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में मैंने बताई, ट्रिक मैंने आपको बताई रूल्स को याद करने की, उसे जरूर याद रखना, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे रूल्स को। ठीक है, चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को लाइक शेयर तो बिल्कुल कर देना, और यदि आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।